नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय प्रसार शिक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज आप जानेंगे कि शिक्षा क्या है, शिक्षा कितने प्रकार की होती है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, प्रसार शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा की परिभाषा, प्रसार शिक्षा लैब टू लैंड प्रोसेस किस प्रकार से है, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्रसार शिक्षा का क्या महत्व है व प्रसार शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं तथा गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की विशेषताएं क्या है। तो जब हम बात करेंगे प्रसार शिक्षा की तो सर्वप्रथम हम शिक्षा के विषय में बात करेंगे। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। इस प्रकार शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया, अर्थात कोई भी काम जब हम करते हैं जिससे हम कुछ सीख रहे हैं या किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो यह प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो शिक्षा 3 प्रकार की है। पहली है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, दूसरी है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, और तीसरी अनौपचारिक शिक्षा जिसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम सर्वप्रथम बात करेंगे औपचारिक शिक्षा की। औपचारिक शिक्षा जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, वह शिक्षा जिसमें शिक्षा से संबंधित सभी औपचारिकताएं हों, औपचारिक शिक्षा कहलाती हैं। तो यह औपचारिकताएं क्या है? देखिए, वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में चलती है उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य होता है, इसकी एक निश्चित पाठ्य चर्चा होती है, निश्चित शिक्षण विधियां होती हैं और यह शिक्षा योजनाबद्ध तरीके से होती है। इस शिक्षा में सीखने वाले व्यक्ति को विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में समय सारणी के अनुसार ही कार्य करना होता है तथा साथ ही इसमें मूल्यांकन के लिए परीक्षा प्रणाली भी होती है, जिसमें परीक्षा पास करने के पश्चात विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। इस प्रकार इस शिक्षा में ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति का विकास होता है, वह व्यक्ति को यह योग्य बनाती है तथा यह शिक्षा व्यय साध्य भी होती है। आप सभी लोग परिचित हैं कि विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जाते हैं तो वहां आपको एक परीक्षा शुल्क भरना होता है, साथ ही साथ आपको अपनी पाठ्य पुस्तकें खरीदनी होती हैं, विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए कार्य समय पर करने होते हैं जो सभी व्यय साध्य भी होते हैं, तो इसमें समय, धन और ऊर्जा अधिक व्यय करनी पड़ती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि शिक्षा से संबंधित सभी औपचारिकताएं इसमें हैं। इसमें एक निश्चित परीक्षा प्रणाली है, इसमें शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य है, शिक्षण विधियां आपकी निश्चित हैं, पाठ्य चर्चा निश्चित है और सभी विद्यार्थियों को समान रूप से इस शिक्षा को प्राप्त करना होता है। इसमें ज्ञान प्राप्त करने का एक निश्चित नियम होता है जो सभी विद्यार्थियों को पालन करना होता है। अब बात करेंगे हम दूसरा प्रकार, वह है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो कि आउट ऑफ स्कूल सिस्टम एजुकेशन है। इसमें शिक्षा से संबंधित औपचारिकताएं या तो नहीं होती हैं और अगर कुछ औपचारिकताएं होती हैं तो वह औपचारिकताएं भी अत्यंत ही लचीली होती हैं। यहाँ मुख्य देखिए बात यह है कि वह औपचारिकताएं भी कैसी होती हैं? अत्यंत लचीली होती हैं। या तो औपचारिकताएं होंगी नहीं और अगर होंगी तो लचीली औपचारिकताएं होती हैं। यह शिक्षा मैंने पहले ही बोला आउट ऑफ स्कूल सिस्टम एजुकेशन है, अर्थात इसमें विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की सीमा नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति इसमें जहां रहता है उसी स्थान पर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ज्ञान प्राप्त करता है। इस शिक्षा का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु है आवश्यकताएं, अर्थात जैसी जैसी आवश्यकताएं होंगी लोगों की, उनको उसी आवश्यकताओं के अनुसार उनके विकास के लिए उन्हें शिक्षा दी जाती है, उनके ज्ञान, उनकी अभिवृत्ति, उनकी कौशल में परिवर्तन लाया जाता है। इस शिक्षा का उद्देश्य तो अवश्य होता है, उद्देश्य होता है इस शिक्षा का, एक निश्चित उद्देश्य होता है इस शिक्षा का, लेकिन यह उद्देश्य लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित होता है और
उन्हीं उद्देश्य को ध्यान में रखकर पाठ्य चर्चा बनाई जाती है। इसमें सीखने व स्थान व समय आदि जो है वह सभी सीखने वालों की सुविधा अनुसार होता है। औपचारिक शिक्षा में विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार नहीं होगा। विद्यार्थी जिस विद्यालय में प्रवेश लेंगे उन्हीं विद्यालय में उनको जाना होगा और उन्हीं के समय सारणी को उनको फॉलो करना होता है, अनुसरण करना होता है। लेकिन यहाँ समय, स्थान यह सभी सीखने वालों की सुविधा अनुसार होता है। सीखने वाला व्यक्ति जहाँ सुविधा से आ सकता है वहीं पर कार्यकर्ता या शिक्षक जाकर उनको शिक्षा देने का कार्य करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक शिक्षक जो है वह निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार से उसी स्थान पर जहां वो लोग रहते हैं वहां जाकर के निरौपचारिक शिक्षा का प्रबंध कर रहा है लोगों के विकास के लिए। प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा यह सभी निरौपचारिक शिक्षा के ही उदाहरण हैं। चलिए अब हम बात करते हैं शिक्षा के तीसरे प्रकार पर, वह है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? इस शिक्षा का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई योजना नहीं बनाई जाती, किसी प्रकार की कोई शिक्षण विधि इसमें नहीं होती है, बल्कि यह शिक्षा आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है। देखिए ये मैंने हाईलाइट किया, आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है यह शिक्षा। यह जीवन पर्यंत चलती है और प्रत्येक क्षण मनुष्य जो है वो कुछ न कुछ सीखता है अपने संपर्क में आए हुए व्यक्तियों से और वातावरण से। इस शिक्षा को आप इस पिक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ एक बच्चे जो हैं अगर अपने पिता को अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हुए देख रहे हैं, तो दूसरे पिक्चर में वह बच्चे अपने माता पिता के चरण, उनको कहना नहीं पड़ा कि आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, उन्होंने देखा कि ऐसा है तो वो भी अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? वह शिक्षा जिनको हम अपने अनुभवों से, अपने संपर्क में आए हुए व्यक्तियों से, वातावरण से सीखते हैं, और वह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। और इस प्रकार की शिक्षा जीवन पर्यंत, जीवन भर चलती रहती है। इस प्रकार की शिक्षा में कोई उद्देश्य, किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई जाती है, आकस्मिक रूप से यह शिक्षा सदैव चलती रहती है, जिससे व्यक्ति अपने अनुभव, अपने जीवन काल में अपने संपर्क में आए हुए व्यक्तियों और वातावरण से सीखता है। तो इस प्रकार आपने तीनों प्रकार की शिक्षा से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। अब प्रश्न यह उठता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, चाहे वह औपचारिक शिक्षा हो, चाहे वह अनौपचारिक शिक्षा हो या निरौपचारिक शिक्षा हो, वास्तव में शिक्षा क्यों होती है? तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह है व्यवहार में परिवर्तन लाना। आप कहीं भी स्कूल में गए, महाविद्यालय में गए, विश्वविद्यालय में गए और वहां आपने ज्ञान प्राप्त किया, किंतु उससे आपके व्यवहार में किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वह वास्तविक शिक्षा नहीं मानी जाती है। वास्तविक शिक्षा तभी मानी जाती है, सिर्फ ज्ञानार्जन करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य है व्यवहार में परिवर्तन लाना। और व्यवहार में परिवर्तन इन तीन कंपोनेंट्स, तीन तत्व हैं, जब इन तीनों में परिवर्तन आता है तभी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, और वह है ज्ञान में परिवर्तन, अभिवृत्ति में परिवर्तन और कौशल में परिवर्तन। चेंज इन नॉलेज, चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन स्किल। नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। चलिए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए जैसा कि एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमने किसी को यह ज्ञान दिया कि खाना बनाने से पहले हैंड वॉश करने चाहिए, हाथ धोने चाहिए। अब उस व्यक्ति ने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसके ज्ञान में परिवर्तन आ गया, उसने कहा ठीक है खाना बनाने से पहले हाथ धोने चाहिए। लेकिन जब आपने देखा तो वो व्यक्ति वैसे का वैसे ही बिना हाथ धोए ही खाने बनाने की क्रिया कर रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो क्या आप उसको शिक्षा कहेंगे? नहीं कहेंगे। अब अगर उस व्यक्ति ने के एटीट्यूड में भी, उसकी अभिवृत्ति में भी परिवर्तन आ गया, उसने ये मान भी लिया कि हाँ खाना बनाने के पहले
हाथ धोना चाहिए। अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो हाथ में, हैंड्स में जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस हैं, जो विषाणु कीटाणु हानिकारक तत्व हैं, वो हमारे भोजन में चले जाएंगे, हमारे भोजन को दूषित कर देंगे। उन्होंने इस अभिवृत्ति को स्वीकार भी कर लिया। तो इस प्रकार व्यक्ति के ज्ञान में परिवर्तन आ गया, अभिवृत्ति में परिवर्तन आ गया। लेकिन हमने फिर से उनको देखा और हमने देखा कि वो व्यक्ति अभी भी खाना बनाने से पहले हैंड वॉश नहीं करता है। अब इसके पीछे क्या कारण है कि उसके स्किल में, उसकी प्रैक्टिस में परिवर्तन नहीं आया। उसने कहा अरे मैं तो भूल गया, मुझसे यह गलती हो गई। इसका मतलब उसके कौशल में, उसके स्किल में, उसकी प्रैक्टिस में परिवर्तन नहीं आया। अब वह व्यक्ति खाना बनाने से पहले याद करके एक दिन हाथ धोएगा, दूसरे दिन फिर याद करके हाथ धोएगा, तीसरे दिन फिर याद करके हाथ धोएगा। अब यह उसकी आदत बन जाएगी, उसका व्यवहार बन जाएगा और तभी यह व्यवहार में आया परिवर्तन ही पूर्ण शिक्षा मानी जाएगी। तो शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञानार्जन करना नहीं है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना, और व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान में परिवर्तन, अभिवृत्ति में परिवर्तन और कौशल में परिवर्तन, जब इन तीनों में परिवर्तन आ जाता है तभी व्यक्ति का व्यवहार बदलता है। तो यह शिक्षा का उद्देश्य था। चलिए अब हम बात करते हैं अपने मुख्य विषय पर कि प्रसार शिक्षा क्या है। प्रसार शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है। हमने चूंकि यहाँ औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा की बात करी, तो इसमें से प्रसार शिक्षा कौन सी शिक्षा है, अब हम इस विषय पर बात करेंगे। प्रसार शब्द अंग्रेजी शब्द के एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतर है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, वो है एक्स प्लस टेंसियो। एक्स का अर्थ होता है आउट अर्थात बाहर की ओर, टेंसियो का अर्थ होता है खींचना अथवा फैलाना। इस प्रकार एक्सटेंशन का अर्थ हुआ शिक्षा को बाहर की ओर फैलाना। बाहर अर्थात शिक्षा जो है वो विद्यालय, महाविद्यालय व स्कूल की सीमाओं के अंदर मानी जाती है। तो जब इस शिक्षा को हम स्कूल से बाहर, कॉलेज के बाहर की सीमाओं तक फैलाते हैं, तो इस प्रकार की शिक्षा को हम प्रसार शिक्षा कहते हैं। तो अब नाम से ही आप लोगों ने समझ लिया होगा कि प्रसार शिक्षा औपचारिक शिक्षा से हटकर किस प्रकार की शिक्षा है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, निरौपचारिक शिक्षा है। अतः प्रसार शिक्षा क्या है, जो कि स्कूल और कॉलेज की सीमाओं से बाहर फैलाई जाती है, विस्तृत की जाती है, औपचारिक शिक्षा है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पहली बार हुआ, जब उन्होंने शैक्षणिक कार्यक्रम को विश्वविद्यालय से बाहर लागू किया। तब सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया। इसके पश्चात इस शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ दिया गया। वो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता था और उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए उनके लिए प्रसार शिक्षा का प्रबंध किया गया और इस शब्द को ग्रामीण लोगों के साथ जोड़ दिया गया। किंतु वर्तमान में परिस्थितियां इससे अलग हैं। वर्तमान में नगरीयकरण के कारण शहरों में भी कई ऐसी मलिन बस्तियों का उदय हुआ जहां पर लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी और अब वहां पर भी प्रसार शिक्षा की व्यवस्था की जाने लगी है। अतः वर्तमान में यह कहा जा सकता है कि प्रसार शिक्षा विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। चलिए प्रसार शिक्षा की परिभाषा देखते हैं। विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने, प्रसार कार्यकर्ताओं ने प्रसार शिक्षा की परिभाषा अलग अलग रूप में दी है। देखिए, कैल्सी और हेनरी के अनुसार प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर उस शिक्षा पद्धति को बताया है जिसमें वयस्क एवं युवा दोनों अपने अपने कार्य से सीखते हैं। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है लोगों का विकास करना। एमसी बुरीट ने क्या कहा है, देखिए, प्रसार शिक्षा के माध्यम से लोगों को अपनी समस्याओं का सही निराकरण करने की शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें नवीन कार्यों के करने के लिए उत्साहित किया जाता है तथा ज्ञानार्जन में सहायता प्रदान
करता है, जिससे वे स्वयं के ज्ञान एवं निर्णय के अनुसार ही कार्य कर सके। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रसार शिक्षा यहाँ कह रही है कि यह शिक्षा लोगों के विकास के लिए है, उन लोगों के लिए जो कभी स्कूल नहीं गए हैं या जो स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, उन लोगों के विकास के लिए शिक्षा की मुख्य व्यवस्था की जाती है, जिसमें वो व्यक्तियों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वो अपनी समस्याओं का निराकरण स्वयं ही कर सकें और स्वयं ही निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। लीगल्स ने क्या कहा है कि प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके सिद्धांतों का उपयोग कर स्कूल से बाहर वयस्कों तथा युवकों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। यह लीगल्स ने कहा है कि एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें स्कूल से बाहर लोगों का विकास किया जाता है। तो इस प्रकार यह प्रसार शिक्षा की परिभाषा थी। प्रसार शिक्षा की परिभाषा के बाद हम बताएंगे कि प्रसार शिक्षा को लैब टू लैंड प्रोसेस माना गया है। तो लैब टू लैंड प्रोसेस किस प्रकार से है, तो आप देख रहे हैं आप एक ये डायग्राम, ये 4 चैनल डायग्राम है। यहाँ पर जो ये है बॉडी ऑफ यूजफुल नॉलेज, बॉडी ऑफ यूजफुल नॉलेज यानी जिनके पास सभी प्रकार का ज्ञान है। यह एक प्रकार की प्रयोगशाला है जो कि आपके सभी समस्याओं का निराकरण कर सकती है और नई नई तकनीकियों का इनोवेशन करना, अन्वेषण करना भी इसी का काम है। अब इन्होंने कहीं कोई नई टेक्नोलॉजी बताई, बनाई, कोई न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेट करी, अब वो न्यू टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंची, एक्सटेंशन क्लाइंट्स जो थे उन तक पहुंची, उन्होंने उस नई टेक्नोलॉजी का यूज किया और उसके बाद उनकी जो समस्याएं थी वो समस्याएं उन्होंने वापस लैब तक पहुंचा दी। तो ये एक तरह का लैब है और ये लैंड है। तो लैब से न्यू टेक्नोलॉजी या समस्याओं का समाधान लैंड तक आता है और लैंड से या उस ग्रासरूट लेवल से जो समस्याएं हैं वो लेबोरेटरी तक जाती हैं ताकि वो समस्याओं का समाधान बता सके। तो इस प्रकार प्रसार शिक्षा को लैब टू लैंड प्रोसेस कहा गया है। इसी में एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कम्युनिकेशन मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, संचार विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा यूजफुल नॉलेज जो है वो लोगों तक पहुंचती है और लोगों की समस्याएं जो हैं वो कहां तक पहुंचती हैं, लेबोरेटरी तक या उस लोगों तक पहुंचती हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इस प्रकार यह एक लैब टू लैंड प्रोसेस प्रसार शिक्षा कही गई है। चलिए अब इस पे हम अन्य चर्चा करेंगे, वह है प्रसार शिक्षा का क्षेत्र क्या है। जब हम प्रसार शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो प्रसार शिक्षा को जब ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ दिया गया तो इसका क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित था। तो ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से इसको कृषि से संबंधित किया गया तथा साथ ही साथ जो भी गांव से संबंधित व्यवसाय और कुटीर उद्योग होते हैं जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, कपड़े बुनना, बढ़ईगिरी, काश्तगिरी, मिट्टी के बर्तन आदि बनाना, इन सभी कार्यों से प्रसार शिक्षा को जोड़ा गया, इसके कार्यक्षेत्र बताए गए। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रसार शिक्षा के क्षेत्र की, तो हम इसको प्रसार शिक्षा के क्षेत्र को निम्न 3 वर्गों में विभाजित करके समझ सकते हैं। पहला वर्ग है वह है मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र। मनुष्य के निजी विकास से तात्पर्य है कि प्रसार शिक्षा जिन व्यक्तियों के विकास के लिए होगी, हमने एक टारगेट ग्रुप लिया, हमने कहा कि हमें इन व्यक्तियों का विकास करना है, तो वो व्यक्तियों का विकास किस प्रकार से हो सकता है, वो किस प्रकार के कार्यों में लिप्त हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, तो हम अगर उनका पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे तो यह प्रसार शिक्षा का क्षेत्र कहा गया है। दूसरा है वह व्यक्ति जिस वातावरण या परिवेश में रहता है उसका विकास भी अत्यंत आवश्यक है। हमें सिर्फ एक व्यक्ति को यहाँ टारगेट नहीं करना है, क्योंकि एक व्यक्ति को टारगेट करके अगर आप उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं लेकिन वह उनकी जिस परिवेश में रह रहा है अगर वह परिवेश अविकसित है तो उस व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। तो ऐसे में वह व्यक्ति जिस वातावरण या परिवेश में रह रहा है उसका विकास होना भी अत्यंत आवश्यक है। वह जहाँ रह रहा है वहाँ साफ सफाई हो, वहाँ सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, वहाँ स्कूल हो, वहाँ का वातावरण जो है वो पॉल्यूटेड ना हो, वहाँ का पर्यावरण पॉल्यूटेड ना हो, वहाँ अस्पताल,
पुलिस स्टेशन जैसी सभी साधारण जो एक सुविधाएं होती हैं वह सभी उन लोगों को उपलब्ध हो, यह भी प्रसार शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें तीसरा है मानव निर्मित संस्थाओं और साधनों का विकास एवं उन्नति। यह भी प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है। मानव से निर्मित विकास एवं साधन, जैसे व्यक्ति जिस परिवेश में रह रहा है वहां वह अपने संगठन बना लेता है, अपनी संस्थाएं बना लेता है। गांव में रहने वाले व्यक्ति, उनकी अपनी पंचायत, उनकी संस्था होती है, उनके स्वयं सहायता समूह होते हैं। वहां पर वो लोग अपने ग्रुप्स बना लेते हैं जहां वो अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आपस में सलाह करके एक दूसरे की सहमति से अपनी समस्याओं का निराकरण स्वयं करते हैं। तो इस प्रकार की संस्थाओं और साधनों का विकास भी प्रसार शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रसार शिक्षा का महत्व। तो जब हम प्रसार शिक्षा से संबंधित जानकारी इतनी प्राप्त कर चुके हैं, हम प्रसार शिक्षा के अर्थ को समझ चुके हैं, उसके क्षेत्र को समझ चुके हैं, तो अवश्य ही आप सभी को प्रसार शिक्षा का महत्व समझ में आ गया होगा। प्रसार शिक्षा का महत्व समाज का विकास करना है, एक प्रगतिशील स्वस्थ सांस्कृतिक वातावरण को बनाना प्रसार शिक्षा का महत्व है। तो यहाँ हम प्रसार शिक्षा के महत्व को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रसार शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण विश्व में हो रहे तकनीकी विकास एवं शोधों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। ये मैंने आपको लैब टू लैंड प्रोसेस में इस बात को क्लियर किया कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है वो लोगों तक पहुंचाने का काम प्रसार शिक्षा के द्वारा किया जाता है। प्रसार शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को आत्मोन्नति हेतु प्रेरित किया जाता है। उनको किसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि उनका विकास किया जाता है, बल्कि उनको इस प्रकार से प्रेरित किया जाता है कि वह अपनी उन्नति करने के लिए स्वयं सक्षम हो सके। प्रसार शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है तथा ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा बनाया जा सकता है। प्रसार शिक्षा जहाँ स्कूली शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, दूर दराज के इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां प्रसार शिक्षा के माध्यम से विकास कार्य को किया जा सकता है। प्रसार शिक्षा के माध्यम से ग्रामीणों की मनोवृत्ति, उनकी समझ, उनके आत्मविश्वास, उनके कार्य कौशल में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रसार शिक्षा द्वारा उन व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान कर उनकी विचारशीलता का विकास किया जा सकता है जो किसी कारणवश शिक्षा प्राप्ति से वंचित रह गए हैं। देखिए, किसी कारणवश की शिक्षा प्राप्ति से वंचित रह गए हैं, अर्थात प्रसार शिक्षा क्या है? आउट ऑफ स्कूल सिस्टम एजुकेशन है। जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है, उनको भी शिक्षित बनाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा के द्वारा अधिकाधिक व्यक्तियों एवं परिवारों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें इस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है कि हम समूह में एक साथ व्यक्तियों को शिक्षा दे सकते हैं। कल्याणकारी योजनाओं की संख्या जनसंख्या के अनुपात में कम है, दूसरी ओर अंधविश्वासों के कारण लोग लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं। अतः उनमें जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रसार शिक्षा का माध्यम सबसे उचित माध्यम माना गया है। प्रसार शिक्षा के माध्यम से कार्य कौशल उत्पन्न करने के साथ साथ व्यक्तियों तथा समुदाय के जीवन मूल्यों, अभिवृत्तियों, रुचियों के निर्माण में सहायता ली जा सकती है। अब आपके सामने प्रसार शिक्षा का महत्व हमने आपको समझा दिया। अब आगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वह है प्रसार शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत, अर्थात प्रसार शिक्षा किन सिद्धांतों पर निर्भर करती है। तो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत देखिए, सबसे पहला सिद्धांत है अनुभूत आवश्यकताओं एवं रुचियों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फेल्ट नीड एंड इंटरेस्ट। अर्थात प्रसार शिक्षा किस पर निर्भर करती है? लोगों की आवश्यकताओं और रुचियों पर। औपचारिक शिक्षा विद्यार्थियों की रुचियों पर निर्भर। जब आप किसी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो आपको दिए गए सभी विषय पढ़ने पड़ते हैं, चाहे किसी प्रमुख विषय में आपकी रुचि हो या ना हो, लेकिन यहाँ जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं वह लोगों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार ही होते हैं। जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट बिगनिंग। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जड़ से, ग्रास रूट लेवल पर यह कार्य किया जाता है, अर्थात
जो क्षेत्र में रह रहे लोग होते हैं उन लोगों की समस्याओं को जानकर समझकर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है, इसीलिए इसको जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत कहा गया है। फ्लेक्सिबिलिटी, नमनीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रसार शिक्षा में जो शिक्षण विधियां, प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, प्रसार शिक्षा के पाठ्यक्रम निश्चित तो होते हैं, किंतु उनमें नमनीयता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और जब भी आवश्यकता होती है उसमें परिवर्तन किया जाता है। स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी एजुकेशन, अर्थात इस शिक्षा में लोग अपनी इच्छा से सम्मिलित होते हैं। आप किसी को भी इस शिक्षा को लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। आगे है स्वयं की सहायता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प, अर्थात प्रसार शिक्षा में लोगों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वह अपनी सहायता स्वयं कर सकें। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस, अर्थात इस शिक्षा के अंतर्गत लोगों को स्वावलंबी बनाया जाता है, वह सेल्फ डिपेंडेंस बन जाए, वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ही कर ले। इसके आगे है संतुष्टि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्रसार शिक्षा में प्रसार कार्यकर्ता इस बात को सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा दी जा रही शिक्षा से जो विद्यार्थी वर्ग है, जो सीखने वाले व्यक्ति हैं, वह संतुष्ट हो रहे हों, उनको पूर्ण संतुष्टि और लाभ प्राप्त हो रहा। इसके आगे है सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, अर्थात प्रसार शिक्षा के अंतर्गत लोगों का सहयोग प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह शिक्षा जो क्षेत्रीय लोग होते हैं उन्हीं के विकास के लिए यह शिक्षा आयोजित की जाती है, तो उनका कोऑपरेशन, साथ ही साथ देखिए इसके आगे है सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, उनका सहयोग और उनकी सहभागिता प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस हमको यह बताता है कि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जो भी संस्कृति हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो जो कल्चर्स हैं, वो हर क्षेत्र के हर जगह के अलग अलग होते हैं। तो प्रसार कार्यकर्ता को इस बात का ध्यान रखना होता है कि किसी भी प्रकार से इस शिक्षा के द्वारा लोगों की संस्कृति पर किसी भी प्रकार की ठेस न पहुंचे। उनकी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए प्रसार शिक्षक को कार्यक्रम बनाने होते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल चेंज, हमें यह बताता है कि समय के अनुसार संस्कृति में परिवर्तन आते हैं और आए हैं। परिवर्तन संसार का नियम है और लोगों की संस्कृतियां, उनकी कल्चर, उनके वैल्यूज, उनके नॉर्म्स समय के अनुसार बदलते रहते हैं। अर्थात प्रसार शिक्षा को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो संस्कृति में जो परिवर्तन आ रहे हैं उन बातों को ध्यान में रखकर प्रसार शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके आगे है प्रजातांत्रिक प्रकृति का सिद्धांत, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक नेचर, जो हमें यह बताता है कि प्रसार शिक्षा में जो भी कार्यक्रम बनाए जाएं वो डेमोक्रेटिक नेचर के हों, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, क्योंकि इसमें लोगों का कॉपरेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन प्राप्त करना है। अर्थात जो भी कार्यक्रम बनाए जाएं उनकी पूरी सहभागिता उसमें मिले, उन्हीं के द्वारा वह कार्यक्रम बनाए जाएं जिनसे वो सेल्फ डिपेंड बन सके। इसके आगे है प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम लोकल ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम लोकल ऑर्गेनाइजेशन हमको यह बताता है कि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जो भी स्थानीय संगठन है उनका सहयोग भी प्राप्त कर लिया जाए, जिससे प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम और भी अधिक प्रभावशाली हो सके। इसके आगे है निरपेक्षता एवं तटस्थता का सिद्धांत, जो हमें यह बताता है कि प्रसार शिक्षा में किसी भी प्रकार का पक्षपात क्षेत्र, वर्ग, जाति, धर्म, आय आदि के आधार पर न किया जाए, बल्कि यह शिक्षा पूर्ण रूप से निरपेक्ष व तटस्थ होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, समता का सिद्धांत, जो हमें यह बताता है कि प्रसार शिक्षा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी समान हैं।
अब हम प्रसार शिक्षा को गृह विज्ञान से जोड़ते हुए यहाँ वही बातें हैं प्रसार शिक्षा की, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं देखिए। विस्तृत एवं व्यापक क्षेत्र, प्रसार शिक्षा का विस्तृत और व्यापक क्षेत्र है, कोई एक निश्चित क्षेत्र नहीं है जहां जिस प्रकार की समस्याएं होती हैं उस प्रकार से प्रसार शिक्षा आयोजित की जाती है। निरंतर चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया है, क्योंकि एक समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं, एक समस्याओं के समाधान के पास बाद दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए शैक्षिक प्रक्रिया निरंतर चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया है। स्वैच्छिक कार्य है, सभी लोग इसमें अपनी इच्छा से भाग लेते हैं। सहयोग पर आधारित है, सहभागिता पर आधारित कार्य है, इसमें लचीलापन होता है। जब हम बात करते हैं गृह विज्ञान की, तो इस प्रकार की प्रसार शिक्षा, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा महिलाओं पर केंद्रित होती है। व्यवहार परक शिक्षा है, अर्थात उनकी दिन प्रतिदिन में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं पर आधारित यह शिक्षा होती है। साथ ही साथ यह अनौपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण है। तो थैंक यू। आशा करती हूँ कि आप सभी को प्रसार शिक्षा से संबंधित आज विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई होगी।